तो ये फॉलोअप के डिफरेंट फ्लेवर्स थे। हम लोग फॉर ईच और वजह से फॉलोअप्स यूज कर सकते हैं, है ना। नो, अब चलते हैं सबकी एक नेस्टेड मैं बता देता हूँ। नेस्टेड वाइल नेस्ट कंसेप्ट वही रहेगा जैसे वाइल लूप यूज करते हैं, लेकिन लूप विद इन द लूप इज कॉल्ड द नेस्टेड। क्या है? लूप विद इन द लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। लूप के अंदर लूप को क्या बोलते हैं? नेस्टेड लूप बोलते हैं। या मैन हो गया। अब मैं अब जो नेस्टेड लूप का कंसेप्ट होता है, ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं पे आप देखेंगे बहुत सारे वीडियोस क्लासेस के अंदर के ये रो एंड कॉलम में डिवाइड होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये रो और कॉलम में ही डिवाइड हो। हम इसको अगर इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ए हमारा वन है, ठीक है, और इंटीजर बी हमारा वन, वो भी दोनों का, वाइल हम किसी भी, देखिए अब यहाँ पे थोड़े हिसाब थोड़ा समझिए कि अगर हमने आपको बोला है कि गुड मॉर्निंग को 9 टाइम्स प्रिंट कीजिए, तो आप एक सिंपल लूप से भी कर सकते हैं, मैं उसको नेस्टेड लूप से भी कर सकता हूँ। किस तरीके से करूंगा? मैंने 3 टाइम्स इसको चलाया, फिर इसके अंदर वाइल लूप एक लिए ले लेंगे, फिर बी इक्वल टू 3 हमने कर दिया। तो यहाँ पे जो मल्टीपल ये जो नेस्टेड लूप हो रहा है, तो इसका कंसेप्ट हो जाता है कि जितनी बार यहाँ पे कंडीशन है, तो 3 टाइम्स चलेगा, 3 × 3, ये क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 हो जाएगी। अगर मैं जो ए वाला लूप है, ये अपर लूप जो है उसको 3 टाइम्स में चलाऊं और नीचे वाले लूप को 5 टाइम्स चलाऊं, तो क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतनी टाइम्स लूप के अंदर का जो ब्लॉक है वो प्रोसेस होगा 15 टाइम्स। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकली करते हैं, हॉरिजॉन्टली करते हैं, या दोनों को डिवाइड कर देते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं ए और बी को, जो हमने बताया कि 9 टाइम डिस्प्ले करना है गुड मॉर्निंग, तो कैसे कर सकते हैं? ये हमारा है, बी प्लस प्लस कर देंगे, और ये ये इनर लूप कंप्लीट हुआ, ये हमारा इनर लूप कंप्लीट हुआ, ये आउटर लूप का ये प्लस प्लस। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं करंट फाइल को रन कराता हूँ। बी बी प्लस प्लस फिर आ जाएगा। करंट फाइल रन कर रहा है ना ये। ए लेस देन ए इक्वल्स टू 1, इंटीजर बी इक्वल्स टू, ओके, इसी प्रतीक को हमने निकला यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे निकला है। ठीक है, ये 9 टाइम रन हो गया। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हर बार यहाँ पे ए शॉर्ट ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे ए, और इसके अंदर मैं दोनों की वैल्यू चेक कर रहा हूँ कि ये वैल्यू कब कब इसकी वैल्यू जो है चेंज हो रहा है, ए की वैल्यू एंड यहाँ पे फिर बी की वैल्यू। ठीक है जी, ए और बी की वैल्यू। आप देखें यहाँ पे रन कर रहा हूँ मैं, तो इसको एक्सपैंड करता हूँ, मैक्सिमाइज करता हूँ। पहले ए की वैल्यू 1 थी, ठीक है, फिर 1 रही, बी की वैल्यू भी 1 है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 हो गई, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 हो गई। इनर लूप के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, फिर ए की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है, बी की वैल्यू 1 हो गई, फिर ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 2 है। ये डबल डबल जो आ रहा है मैं माइट भी कंफ्यूज आप लोग के लिए, इसको मैं हटा देता हूँ, और ये मैं कर देता हूँ इनर लूप ए शॉर्ट, इसी में कर देता हूँ इनसाइड द इनर लूप, इनर लूप इनसाइड लूप, यहाँ पे इनसाइड लूप। ठीक है, और गुड मॉर्निंग का फॉर द टाइम बिंग मैं क्या कर रहा हूँ? कमेंट कर रहा हूँ। आप देखें यहाँ पे, अब जब इन फर्स्ट टाइम क्या था, ए की वैल्यू 1 तो बी की भी वैल्यू 1, फिर सेकंड टाइम में ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू देखे चेंज हो गया, फिर ए की वैल्यू, यानी कि ए की वैल्यू 1 है, बी 3 टाइम्स चला है ना, फिर ए की वैल्यू 2 हुई है, बी फिर 3 टाइम्स चला है, और इसको और बढ़िया से कंपाइल करना है, तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं, इसको यहाँ पे रखें, तो ये जो है ये आउटसाइड लूप, और ये है अपर लूप की वैल्यू, अपर लूप, और ये है इनर लूप, इनर लूप में है होगा। और तो यहां से पता चलेगा कि ए की वैल्यू
अगर 1 है, ए की वैल्यू कितनी टाइम रहेगी तो बी की वैल्यू कितना चेंज हो रहा है, यहां से आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, तो इन साइड भी कितनी टाइम चला, 3 टाइम्स चला, है ना। फिर ए की वैल्यू 2 हुई, फिर ये 3 टाइम्स इनर लूप चला इन साइड, फिर ए की वैल्यू 3 हुई, तो फिर ये 3 टाइम्स चला, फिर यहाँ पे 4 हो गया ए की वैल्यू। जैसे ही ए की वैल्यू 4 हुआ, कंडीशन ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ, ये पूरा का पूरा ब्लॉक से बाहर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि भाई हमें थ्रू द इनर लूप, अब इसी को मैं फॉर लूप यूज करता हूँ, फॉर लूप, नेस्टेड फॉर। उसके बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, जो कि कभी कभी क्वेश्चन हो इस तरीके से फॉर सेम हम यूज कर रहे हैं। फॉर लूप इंटीजर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर लिखेंगे, फिर इसके अंदर तो ये नेस्टेड हो गया, इंटीजर जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 3, जे प्लस प्लस। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कॉपी कॉपी कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, और यहाँ पे आई कर देता हूँ, और यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं जे कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल। आई ये फॉर लूप देखे कितना छोटा, 5 लाइन में कंप्लीट हो गया। नेस्टेड वाइल लूप जब आपने यूज किया तो यहाँ पे इन लाइन ऑफ कोड बढ़ गया। ठीक है, आप देखें यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आई एंड देखिए आई का वैल्यू 1 है, जे 3 टाइम्स चला है, 1 2 3, फिर आई का वैल्यू 2 हुआ है, फिर जे 1 2 3 3 टाइम्स चला है। ठीक है, अब आई का वैल्यू 3 टाइम्स का, जे की वैल्यू, अब इसमें स्लाइटली चेंज करते हैं वैल्यू। यहाँ पे हम बोलते हैं कि नहीं, जे जो है 5 टाइम्स चलो। ठीक है, ये एक बार चलेगा, जे 5 टाइम्स चलेगा। अब ये देखें, तो टोटल काउंट कीजिएगा तो 15, टोटल लूप जो है 15 टाइम चला है। ठीक है, आई 1 है, देखे जे की वैल्यू, जे कितनी बार चला है, 5 टाइम्स चला है। ठीक है, जे जब ये हुआ, जे फॉल्स हुआ, तो आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हुई 2, फिर ये जे 5 टाइम्स चला है, फिर आई के जे फॉल्स हुआ, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, और एट द लास्ट जब आई की वैल्यू 4 हो गई तो कंडीशन फॉल्स हुआ, तो ये हम लोग लूप से बाहर आ गए। फिर ये और ये लाइन जो है वो वर्क नहीं की। ठीक है, तो इस तरीके से नेस्टेड लूप डिजाइन करते हैं। नो, कुछ एग्जाम्पल नेस्टेड लूप के जो कि, अब जैसे सपोज कर लें, नेस्टेड लूप पैटर्न प्रिंट एग्जाम्पल, मैं फॉर लूप से बना रहा हूँ, आप वाइल लूप से आप घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे हमने एक पैटर्न यहाँ पे 1 1 1 1, ठीक है, इस तरीके से प्रिंट करना है। फिर नेक्स्ट लाइन में 2 2 2, फिर नेक्स्ट लाइन में 3 3 3 3, फिर नेक्स्ट लाइन में 4 4 4 4, ये पैटर्न। तो ये बेसिकली नेस्टेड लूप से ही बनेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी कभी आपने देखते हैं कि हम ये करते हैं, लेकिन ये बताया जाता है कि नेस्टेड लूप हम लोग यूज करते हैं रो और कॉलम में डिवाइड करने के लिए नहीं, वो आपको समझाने के लिए बोला जाता है कि हमने ऊपर लूप का, अपर लूप जो है वो कंसेप्ट है कि वो कॉलम को डिवाइड करेगा, और इनर लूप जो है रो फॉर्म करेगा, ताकि पैटर्न के जो एग्जांपल है बनाने में आपको आसानी हो। ठीक है, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेते हैं इंटीजर के इक्वल्स टू 1। अब देखिए यहाँ पे काउंट करें तो कितना टाइम्स है, 4, और कॉलम्स भी है और 4 रोज भी है। इसको अगर रो और कॉलम्स में डिवाइड करेंगे तो ये कॉलम्स होगा, वर्टिकली जो है कॉलम है, हॉरिजेंटली क्या होगा, नहीं, हॉरिजेंटली कॉलम्स है, हॉरिजेंटल मतलब खड़ा वाला जो 1 2 3 4 ईच, ये जो है वो कॉलम हो जाएगा, और ये जो है वर्टिकली वो आपका रो हो जाएगा। इसको मैंने के लेस देन इक्वल टू 4 के प्लस, अब यहाँ पे मैं इस कर रहा हूँ, रो डिफाइन कर रहा हूँ, इंटीजर के एल इक्वल टू 1 एंड एल लेस देन इक्वल टू 4 एल प्लस। अब यहाँ पे ए शॉर्ट नहीं, प्रिंट एल यूज नहीं करेंगे, प्रिंट यूज करेंगे, और हम प्रिंट कर रहे हैं किसको, ऊपर वाले लूप को, और उसमें थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, ये मिलेगा। और यहाँ पे जब इनर लूप के बाद आएगा तो ये हमने प्रिंट एल, अगर इसको नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये वाली लाइन नहीं देंगे तो क्या होगा, एक ही लाइन में सब प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे चले इसको, देखिए ये हमारा है ना, उसी पैटर्न में प्रिंट हुआ है 1 1 2 2 3 3 4 4। अब
क्योंकि ये एक लाइन में हो गया है। अगर हम यहाँ पे एलएन यूज करते तो क्या हो जाता, एलएन यूज करते प्रिंट एलएन, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ये इस तरीके से हो जाता है, लाइन ब्रेक हो जाता है ये इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट मेथड को यूटिलाइज करना है, ठीक है। ओके, तो प्रिंट मेथड को हमने यहाँ पे यूज किया। प्रिंट प्रिंट जो है लाइन को ब्रेक नहीं करता, एक ही लाइन में प्रिंट करता है, प्रिंट एक लाइन में प्रिंट करता है। अब हमें 1 के बाद जो टू वाला जो पैटर्न प्रिंट हो रहा है उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ब्रेक करना है, जैसे यहाँ पे हमने दिया है। तो यहाँ उसके उस लाइन ब्रेक के लिए हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट एलन किया है, क्योंकि ये जो है 4 1 1 प्रिंट करेगा, उसके बाद 2 पे हमें लाइन ब्रेक करना है, 3 पे लाइन ब्रेक करना है। तो हमें ये इसके अंदर देना पड़ेगा और आउटर लूप के बाहर देना पड़ेगा। रन कीजिए, देखिए मतलब ठीक है। ओके, नाउ एक दो और मैं हैंडल करता हूँ नेक्स्ट स्टेप। क्या नाम से इसका, नेस्टेड लूप ट्राइंगल पैटर्न प्रिंट एग्जाम्पल। अभी तो ये स्क्वायर में हमने किया, अब हमें ट्राइंगल पैटर्न करना है। और जैसे 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 इस तरीके से ट्राइंगुलर शेप में। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ पहला फर्स्ट दिया इंटीजर। अब यहाँ पे देखें नंबर्स ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो, लास्ट वाले का हम काउंट करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 1 2 3 4 है। तो यानी कि अपर लूप भी हमारा जो अपर लूप है वो 4 टाइम चलेगा, ठीक है। टोटल कितने टाइम चलेगा, 4 टाइम चलेगा। तो हमने इंटीजर ले लिया, कॉलम नाम रखा हमने, कॉलम इक्वल्स टू 1, कॉलम लेस देन इक्वल्स टू 4, कॉलम प्लस प्लस। इनर ग्रुप हम रो ले लेते हैं, इंटीजर रो इक्वल्स टू 1। ओके, क्योंकि हर नंबर जो प्रिंट हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है। और रो की हमने क्या वैल्यू देनी है कि रो लेस देन कॉलम इक्वल्स टू कॉलम। ओके, उसके बाद रो प्लस प्लस एस और प्रिंट, यहाँ पे हम रो को प्रिंट कराएंगे, थोड़ा स्पेस देंगे और यहाँ पे एस और करेंगे। ये 1 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। अब अगर मान लो कि थोड़े नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्रायंगुलर ही है, लेकिन वो नेस्टेड लूप ट्रायंगल पैटर्न प्रिंट एग्जांपल। इसमें हमें क्या करना है कि 1 लेना है, उसके बाद 2 लेना है 1, फिर 3 2 1, 4 3 2 1। अब अगर इसको देखेंगे तो जस्ट रिवर्स है ना। यहाँ पे पहला 1 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हर रो में क्या हो रहा है, जो नंबर स्टार्ट हो रहा है वो मैक्सिमम से डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। ये असेंडिंग ऑर्डर में था और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तो मेन फंक्शंस लेते हैं, फॉर लूप लेते हैं, इंटीजर x इक्वल्स टू 1 ले लेता हूँ, x लेस देन इक्वल्स टू, और पैटर्न वही होगा x प्लस प्लस। फॉर लूप यहाँ पे इंटीजर हमने y इक्वल्स टू जो इनिशियलाइज किया x से, ठीक है जी, और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और y माइनस माइनस। एस और प्रिंट एल यूज नहीं करेंगे, प्रिंट यूज करेंगे, y को प्रिंट करेंगे, उसके बाद स्पेस मिलेंगे। इसको रन कराएं, 1 1 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 ऐसे ना, है ना। अब तो ये पैटर्न हमने 3 4 पैटर्न बता दिया आपको। अब आप बाकी के पैटर्न कैरेक्टर के, एक कैरेक्टर के पैटर्न बता देता हूँ कि कैरेक्टर किस तरीके से प्रिंट करें। जैसे सपोज कर लें मुझे प्रिंट कराना है ए, उसके बाद AB ABC ABCD, ठीक है जी। यहाँ पे फॉर लूप लेंगे, चार C इक्वल्स टू A, ठीक है, और C लेस देन इक्वल्स टू B एंड C प्लस B।
फॉर लूप where d equals to a से स्टार्ट करेंगे, d लेस देन इक्वल्स टू c d प्लस प्लस, शॉर्ट यहाँ पे प्रिंट d करेंगे ऑब्वियसली ये कर दिया एस ए बी ए बी सी ए बी सी। ओके, तो इस तरीके से आप अभी तक के कोई परेशानी दिक्कत परेशानी, नेस्टेड लूप भी हमने बता दिया, लूप का सारा कुछ आज हैंडल हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ यस तक? ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो है वो मैं क्या है, मेथड मेथड इन जावा एग्जाम। देखिए मेथड क्या होता है, मेथड या फंक्शंस, ठीक है। जावा में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस भी है। इसके अलावा अगर आपको फंक्शंस नहीं मिलते, प्री डिफाइंड नहीं मिलते, जैसे कुछ चीजें करनी है मुझे और वो फंक्शंस आपको नहीं पता है, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि क्रिएट करना पड़ेगा। ये मेन भी एक फंक्शन है, राइट, मेन भी फंक्शन है। ये मेन एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो कि इस जेवीएम को बताता है कि जो भी प्रोग्राम्स आप एग्जीक्यूट करेंगे पूरे एप्लीकेशंस में एक मेन होना चाहिए। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है पूरे एप्लीकेशंस में एक मेन होना चाहिए। और अभी देखिए हर क्लासेस के अंदर मैं मेन डिफाइंड कर रहा हूँ क्योंकि हम एक ही क्लास को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर ये पूरा का पूरा ये जो मेरा पूरा जो प्रॉब्लम या सॉल्यूशंस है, इस सॉल्यूशंस को हम एक सॉल्यूशंस मतलब एक प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे तो ये पूरे सॉल्यूशंस में एक एंट्री पॉइंट होगा, है ना। किसी बिल्डिंग में कितने एंट्री पॉइंट होते हैं, अगर आपको सही से मैनेज करना है उसकी इन एंड आउट तो कितने होंगे, एक ही होंगे एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट होगा, है ना। अगर हम सब दरवाजे को अगर एंट्री पॉइंट बना दें और सब दरवाजे को एग्जिट पॉइंट बना दें तो क्या होगा, वो मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा, जो कि यहाँ पे हमने किया हुआ है ना। सर। अब मैं लेकिन चूंकि अब देखे एक सर बिल्डिंग सॉरी है। फॉर इंटरप्शन। हाँ हाँ बताइए। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ आपने बोला कि आप जो ये मेन डिफाइन किए हैं ऊपर में और ये पूरा प्रोग्राम में चल सकता है, राइट? हाँ हाँ। एक बार अगर हम डिफाइन कर दिए तो जो पूरा आप दिखाएं ऊपर से नीचे तक, इन केस अगर एक सोचे कि बीच में मेरा कोई एक कमांड रन नहीं कर रहा है, तो सिर्फ उसको रन करने के लिए क्या हम एक चीज डिक्लेयर कर सकते हैं, एक मेन को या एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करके फिर इसको कंटिन्यू कर, वो कंटिन्यू होगा कि ब्रेक हो जाएगा? देखिए वो डिपेंड करता है, देखिए दो सिचुएशंस है। जो प्रोग्राम की बात आप कर रहे हैं कि अगर नंबर्स ऑफ प्रोग्राम्स आपके सॉल्यूशंस के अंदर हैं, ठीक है, और वो सॉल्यूशंस वो क्लासेस किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है तो आप मेन लगा देंगे वो चल जाएगा। लेकिन अगर कोई वैल्यू किसी दूसरे क्लास से आ रहा है, ओके, किसी हम्म। दूसरे क्लास से आ रहा है, डिपेंडेंसीज है, तब आप चलाएंगे चल तो जाएगा लेकिन आपका जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो सकेगा। टारगेट मैंने वो अचीव करने का सेक्शन मतलब नहीं ये रन है, करेगा, वो हाँ सेक्शन रन करके फिर ब्रेक हो जाएगा, राइट? वो उसमें कंटिन्यू उसके हाँ संग वो वो क्लास। कंटिन्यू नहीं होगा क्योंकि डिपेंडेंसीज है। यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम हमने किया है क्लासेस डिफाइन किए वो इंडिपेंडेंट है। आने वाले हाँ क्लासों में सेशन में देखेंगे जब हमारा क्लास बिल्कुल डिपेंडेंट होगा एक दूसरे पे, यानी कि अगर एक क्लास अगर हमने डिफाइन किया वो उसको दूसरे क्लास में हम कॉल कर रहे हैं, वहां से दूसरा कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरीके से वो चेन बनता है। तो डिपेंडेंसी जहां पे होता है तो हम उसकी जगह पे मेन दे करके अगर हम करेंगे हमारा प्रोग्राम तो चल जाएगा लेकिन वैल्यूज वहां पे नहीं होने की वजह से फिर उसी पोजीशन पे आ जाएंगे जो उससे पहले पोजीशन पे। मैंने इसमें कोड ब्रेक हो जाएगा, राइट? हाँ कोड ब्रेक। ठीक ठीक है, थैंक यू, अंडरस्टूड। तो अभी हम आप बता रहे थे आपको मेन। तो मेन जो है वो पूरे एप्लीकेशंस का है। और एप्लीकेशंस या प्रोजेक्ट की कंसेप्ट ये होती है कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है ये ऑटोमेशन, इस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं मल्टीपल कोई और एक्सटर्नल कोई जार फाइल में लिया होता तो दैट इज उसके अंदर भी मेन होगा, ठीक है। और उसकी डिजाइनिंग कुछ अलग होगी। मैं अपनी अपनी प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर मल्टीपल मेथड मेन हम नहीं कर सकते। ये कभी कभी ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि अगर हम मल्टीपल मेन मेथड यूज करेंगे तो क्या होगा, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट जो आने वाले सेशन होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट है जावा के अंदर और जावा के अंदर नहीं, पूरे जो जो लैंग्वेजेज उप्स के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं उस उप्स के कंसेप्ट में है उस उप्स कंसेप्ट में एक टेक्निक है या एक मैकेनिज्म है ओवरलोडिंग का। मीनिंग कि एक फंक्शंस के मल्टीपल एक ही नेम के मल्टीपल फंक्शंस हो सकते, उसके सिग्निफिकेंट अलग अलग हो सकता है लेकिन नाम एक हो सकते हैं। जैसे आपके मोहल्ले में एक नाम के 5 बंदे मिल जाते हैं, राइट, अलग अलग कैरेक्टर के हो सकते हैं, उनके सिग्निफिकेंट अलग हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स अलग हो सकते हैं, है ना। उसी तरीके से जावा के अंदर जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर या मल्टीपल मेथड सेम नेम का हो सकता है, सिग्निफिकेंट अलग होगा, सिग्नेचर्स अलग होंगे, एट्रीब्यूट्स अलग होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो वो चीज भी हम मेन के साथ कर सकते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा इंटरव्यूअर को कि जब अगर हम मेन को
ओवरलोड करते हैं तो फिर हमें कॉल करने के लिए स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस मेथड को कॉल करेंगे। ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा ओवरलोड के टाइम पे, जब हम ओवरलोड ओवरराइडिंग और इनहेरिटेंस जब पढ़ेंगे तो ये ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। अभी अगर हम उस डिटेल्स में जाएंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा और ये फिर टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नो, मेन मेथड हम मल्टी को ओवरलोड कर सकते हैं। ये अभी एज ऑफ नाउ आप इतना सारा दिमाग, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये कि इस क्लास के अंदर हम मेथड डिफाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम मेथड डिफाइन कर सकते हैं, जैसे अगर हमने यहाँ पे एक डिफाइन कर दिया ऐड नाम से, वाइड ऐड, ठीक है, ऐड नाम्स, ओके, यस, ऐड फंक्शंस या मेथड जो भी आप कॉल करते हैं आप कर सकते हैं। इसको फंक्शन भी बोलते हैं, मेथड भी बोलते हैं, ओके। नाउ अब इसको कॉल करने के लिए इस मेथड को कॉल करने की दो तरीके हैं, दो तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, दो तरीके से कॉल कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे वाइड ऐड किया तो अगर हम सिर्फ ऐड यहाँ पे कॉल करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऐड जो है इंटैक्ट है इस क्लास से, ये ऐड मेथड जो है इंटैक्ट है इस क्लास से। और बोला जाता है उसके कंसेप्ट में, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट में है कि ऑब्जेक्ट के या तो मेथड्स या उसके प्रॉपर्टीज को जब भी हम दूसरे मेथड्स या क्लासेस के अंदर कॉल कर रहे हैं तो हमें उसके ऑब्जेक्ट के साथ इंटैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा उस क्लास को, उसके रेफरेंस से उसके ऑब्जेक्ट के से उसको कॉल करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस जो क्लास है इसी के अंदर है, इसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाए। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये है, ओके। अब नो एम डॉट ऐड को हम कॉल करते हैं, एम डॉट ऐड, नो दिस इज द वे। नो रन करें, ये आपको ऐड फंक्शंस यहाँ डिस्प्ले करेगा, ओके। तो किसी भी क्लास के अंदर अगर हमारे पास कोई भी क्लास है उसके मेथड्स को कॉल करना है, यूजर डिफाइंड मेथड, जस्ट मिनट, एक मिनट। थैंक यू, थैंक यू, ओके मैम, बाय। ओके, तो इस तरीके से अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते, जैसे मेन को हमने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, लेकिन इसका जो हमने एट्रीब्यूट ऐड किया है, इसकी जो स्पेसिफायर ऐड किया वो स्टैटिक यूज किया। स्टैटिक के मतलब होता है कि आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसके क्लास के रेफरेंस से कॉल कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे एक मेथड बना देते हैं void subtract, ओके, और यहाँ पे इसको लिख देता हूं मैं subtract, एंड आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते, आप डायरेक्ट कॉल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे यहाँ स्टैटिक यूज करें, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे सबस्टैक मेथड अपन स्टैटिक वाइड सबस्टैक, दिस इज व्हाट। तो जब आप इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा, ये कॉल हो जाएगा, क्योंकि इट सेल्फ उसी मेथड के अंदर उसी क्लास के अंदर ये स्टैटिक मेथड है, तो यू डोंट हैव टू क्रिएट और यू डोंट हैव टू रेफर दिस क्लास एट, ठीक है। इस क्लास को भी रेफर करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली, इसीलिए यहाँ पे जब मेन हम क्रिएट करते हैं स्टैटिक बना देते हैं तो जेवीएम इसको ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि ये इस क्लास के साथ इंटैक्टेड है, तो इसकी रेफरेंस बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये चीजें, दोनों में डिफरेंस हमने बता दिए यहाँ पे कि एक ऐड विदाउट स्टैटिक हमने लिया तो किस तरीके से कॉल करना पड़ेगा, और अगर हमने स्टैटिक क्लास बना लिया है तो किस तरीके से कॉल करना पड़ेगा। सेम में अगर ये मेथड सब्सट्रैक्ट मेथड किसी दूसरे क्लास में होता, सपोज कर ले हम नया क्लास बना, ठीक है, थर्ड, अब यहाँ पे हमने दो क्लास मेथड मैं बनाता हूँ, वाइड ऐड वन, ओके, सॉर्ट दे दिया मैंने, ये है ऐड मेथड, और एक मैं बना रहा हूँ स्टैटिक ऐड ही बनाता हूँ मैं, ऐड ऐड वाइड सब सब, ओके, और यहाँ पे मैंने कर दिया स्टैटिक सब्सट्रैक्ट, ओके। अब इसको हम नए क्लास में एक नया क्लास डेमो बना देता हूं मैं, डेमो क्लास,
ओके, मेन के अंदर कॉल करता हूँ। अभी मैंने क्या बनाया था, एग्जाम्पल 2, राइट। तो अगर हमें सबस्ट्रैक्ट को कॉल करना है तो डायरेक्ट हमें यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, यहाँ पे क्लास के साथ ये सबस मेथड कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप सब कॉल करेंगे तो ये नहीं आएगा, क्योंकि ये आपको फिर ये इंपोर्ट स्टैटिक सब करना पड़ेगा। यहाँ पे किस, या तो इंपोर्ट करेंगे या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट क्लास के रेफरेंस देने पड़ेंगे। अगर ये नहीं देते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि ये मेथड कहाँ है, चूंकि ये सेम पैकेज के अंदर है ना, ये सेम पैकेज के अंदर है, तो आपको ये क्लास का नेम देना पड़ेगा। वही अगर डिफरेंस में इस पैकेज के अंदर होता तो फिर आपको इंपोर्ट करना पड़ता, डायरेक्ट रेफरेंस से काम नहीं चलता। तो ये भी हम लोग स्पेसिफायर में पढ़ेंगे, जो जावा के स्पेसिफायर है, 4 स्पेसिफायर है, पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड, उसमें ये क्लियर होगा। तो आने वाले क्लासेस में हम लोग अब फोकस जो करेंगे वो क्या होगा, ये ओप्स के कंसेप्ट को फॉलो अप करेंगे। ओके, नाउ ये क्लियर है किस तरीके से हम मेथड डिफाइन कर सकते हैं, और एक क्लासेस के अंदर हम मल्टीपल मेथड डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐड और सब्सट्रैक्ट हमने डिफाइन किया, यहाँ पे एक अलग क्लास हमने बनाया, यहाँ पे ऐड सब्सट्रैक्ट, तो मल्टीपल मेथड अलग अलग डिफरेंट नेम से बना सकते हैं एक क्लासेस के अंदर कॉल करने का। अब इस मेथड को अगर हमें कॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाइड है, इसके साथ स्टैटिक नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे कंपल्सन है कि आप इसको का ऑब्जेक्ट बनाए। तो इसकी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ऐड अवेलेबल नहीं, सिर्फ सर्च है ना, क्योंकि ये स्टैटिक है। तो मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये मैंने यूज किया है। अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सबस नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ ऐड दिखेगा। देख रहे हैं यहाँ पे सबस नहीं है, सबस फंक्शंस यहाँ पे नहीं आ रहे, क्योंकि स्टैटिक लगा देने के बाद वो ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं होता, इंडिपेंडेंट वो इंटैक्ट हो जाता है क्लासेस में। तो ये ठीक है, अब इसको रन करें। होप कि यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। हेलो, इस इन्हीं को कोई क्वेरीज है? आज हमने बहुत चीजें पढ़ी है ना। वाइल लूप पढ़ा, फॉर लूप पढ़ा, और ईच लूप पढ़ा, ऑब्जेक्ट पढ़ाया, थोड़ा सा स्ट्रीम एपीआई की भी मैंने आपको एक ग्लिम्स जो बोलते हैं ना, झलक, वो भी मैंने आपको दिखाया। उसके बाद अभी हमने यहाँ पे डिफरेंट तरीके से मेथड एक क्लास के अंदर और डिफरेंट क्लास के अंदर मेथड डिफाइन करके मेथड को किस तरीके से कॉल करते हैं वो हमने बताया। सर, ओके, मेरा एक क्वेश्चन। हेलो, हाँ 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 क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ जैसे अभी आप एक एक पैरामीटर पास करके पैरामीटर दिखा रहे हैं और एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो कि एग्जीक्यूट भी हो रहा है, राइट? ये सिंगल हाँ सिंगल पैरामीटर आप शो कर रहे हैं, करेक्ट? पर ऐसे मेरा एक मन में आया कि जब एक हम प्रोजेक्ट पे जब काम करते हैं या काम करेंगे फ्यूचर में, तो वो तो बहुत बड़ा होगा, राइट? कोडिंग तो लाइक नंबर ऑफ पेज में चले जाएंगे। हाँ हाँ, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक किसी का कोई फॉर्म लेते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, करेक्ट? हम्म। वो क्या सब एक ही पेज में लिखा है कि हम उसको ब्रेक ब्रेक कर सकते हैं? नहीं, अभी आपको मैं उस एक एग्जांपल, उसकी एग्जांपल में आपको यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, तो मैं देखिए ये इतने सारे प्रोजेक्ट हमारे पास बने हुए हैं। कोई एक प्रोजेक्ट मैं ओपन करता हूँ आपके लिए। ये कंप्लीट है या नहीं? नहीं, इस पे मैं काम करता रहता हूँ, ये सारे क्लासेस पहले जो लिए हुए हैं उसके हैं, या फिर मेरे अपने प्रॉब्लम में करते रहता हूँ, कौन सी है तो अब जो बहुत बड़ा होगा वो दिखाइएगा। ये एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। हाँ, देखिए ये यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। हाँ, इसके अंदर ये फीचर्स फाइल भी हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये फीचर्स फाइल्स, अब इस फीचर्स, ये हमारा टेस्ट केसेस है, सपोज करते हैं ये जो फीचर्स फाइल्स में डिफाइंड है ये टेस्ट केसेस है हमारा, ठीक है। इस टेस्ट केसेस को मैंने फिर मल्टीपल ये में कन्वर्ट किया, अलग अलग पेज में, यहाँ पे उसका कुछ ये है। अब इस पेज को मैं डिजाइन कर रहा हूँ, वो इस तरीके का पेज है, ये देखें इसमें हमने अच्छा, वेरिएबल्स समझ गया डिफाइन। समझ गया समझ गया। आप जो है सारे चीज को एक जगह डिक्लेयर कर दिए और अलग अलग पेजेस के लिए अलग अलग उसका ये पैरामीटर हाँ पास किए, राइट? हाँ उन्हें हम हाँ एक जगह करके वहां से इसको कंटिन्यू कॉल कर सकते हैं कि इसको वहां से हाँ, रेफरेंस लेके इसको वहां से, हम्म मतलब लाइक फॉर एग्जांपल, अगर जैसे हमारा एक स्कूल है और उसमें हम्म 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो मेरा एक जगह डिफाइंड रहेगा और जो भी क्वेरी होगा हम अलग अलग पेजेस में करके वहां से, जैसे हम्म फर्स्ट कौन आया या स्पोर्ट्स में कौन अच्छा है या हम्म, किसका, तो वहां से हम कॉल कर सकते हैं, राइट? हाँ हाँ, कॉल कर सकते हो। ठीक 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 है सर, ओके ओके। हमको लगा कि सब एक ही पेज में हमको लिखते जाना नहीं पड़ेगा, नहीं उसको नहीं कॉल करते। नहीं, अगर एक पेज में अगर लिखते तो वो जो डिजाइन जो था, जो जिस डिजाइन पैटर्न पहले हम लोग लिखा करते थे सी में या असेंबली लैंग्वेज में, क्योंकि वहां पे प्रोसीजरल का कंसेप्ट नहीं था। असेंबली लैंग्वेज बहुत पुरानी लैंग्वेज है, जिसको वो चिप पे होती थी डिजाइन।
तो हाँ, वो था असेंबली लैंग्वेज, जब मशीन लैंग्वेज हाँ, सब तो जैसे पता जैसे चला। एडवांस होता गया, तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट है, ये जावा ने 1992-94 में दिया था, इस पे काम हुआ। वहां से क्या होगा, वहां से जो कंसेप्ट आया कि नहीं, हर ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग बनाएं और हर ऑब्जेक्ट की जो अपनी आइडेंटिफिकेशन है वो अलग अलग डिफाइन करेंगे, और फिर उसको एक तरीके से कपल करेंगे। कपलिंग करने के बाद फिर आप एक सेंटर ऑफ पॉइंट से उसको एग्जीक्यूट कराएंगे।